हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता हो तो अपने 2014 में जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा या धारा वैद्युतिकी के जो सवाल आए थे वो अपने डिस्कस कर लिए थे। 2 से 3 सवाल अपने वहाँ शायद डिस्कस किए थे। वीडियो ख़राब हो गया था इसलिए वो वीडियो वहीं रोकना पड़ा था, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। 2015 से अब आगे वाले सवालों को आज हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों। वीडियो 2 या 3 दिन नहीं आ पाया, इसके कुछ कारण रहे, साइड में फंक्शन था या बहुत सारी चीज़ें बीच में हो गई हैं, इसलिए वो लगातार नहीं आ पाया है। उम्मीद करूँगा कि अब कोशिश करूँगा, उम्मीद क्या है, कोशिश करूँगा कि अब से वीडियो की कंटिन्यूटी लगातार बनी रहे। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बोर्ड के ऊपर। 2015 में 3 सवाल आए हैं बच्चों। 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल आए हैं। चलिए पहले 1 नंबर का सवाल देखते हैं कि ये कैसा था। ये सवाल नहीं आएगा जैसा मैं देख पा रहा हूँ या जैसा आप देख पाएंगे। देखिए बोर्ड के ऊपर तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम मीटर तथा ρ2 ओम मीटर है। ρ1 तथा ρ2 का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 1:1 होगा बच्चों। ये बात ध्यान में रखो, क्यों? क्योंकि एक ही चालक के बने हुए हैं, है ना। तो अगर एक ही मटेरियल यूज होता है तो फिर प्रतिरोधकता समान रहती है। ये बात ध्यान रखना। प्रतिरोधकता लंबाई पे या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। लेकिन ये सवाल आएगा नहीं। फिर इसके बाद में 15वें नंबर का सवाल है। देखिए 15th जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट। 15th क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। अब विभव प्रवणता कौन से केस में? विभव मापी के केस में वो बोल रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि x होती है विभव प्रवणता और वो क्या होती है। तो आंसर है EP डिवाइडेड बाय कैपिटल L या फिर VAB डिवाइडेड बाय कैपिटल L, यही होती है बच्चों, है ना। इसका A सवाल है ये। ठीक है ये बात। चलिए मैं काम करने का ये पार्ट इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा ले लिया आज भी वैसे। चलिए तो ये क्या होती है? तो हम बोलते हैं विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर जितना विभव पतन होता है उसे क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। वापस से समझ लीजिए, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही विभव प्रवणता कहा जाता है। इसका मात्रक लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? ऊपर देखिए विद्युत वाहक बल है या फिर विभवांतर है तो वोल्ट आएगा, और नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है बच्चों? विभव प्रवणता का मात्रक है। फिर इसका बी, किरचॉफ या फिर किरचॉफ का संधि का नियम लिखिए। संधि मतलब बच्चों वो पॉइंट नोड वाला नियम आपको लिखना है। KCL बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? KCL, किरचॉफ करंट ला आपको बोल रहा है। जंक्शन ला या करंट ला एक ही चीज होती है। और इसमें क्या होता है बच्चों? समीशन I इज इक्वल्स टू 0 होता है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं बोलूं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये क्या है? किरचॉफ करंट लॉ है। किसके ऊपर है? तो ये बात ध्यान में रखिए, आवेश संरक्षण पर है। आवेश संरक्षण के नियम पर। आवेश संरक्षण मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। पता चल गया ये। अब इसी के अंदर एक चित्र दे रखा है और पूछ रहा है कि धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ये 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर, और ये कॉमन सवाल है, आ सकता है बच्चों, अच्छा सवाल है ये। और ये I एम्पियर, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला इस जंक्शन पर KCL लगाओ तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। द सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जंक्शन। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आने वाली धाराएं हैं, तो मतलब 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर ये आने वाली धाराएं थी। जाने वाली धाराएं कौन सी है? 4 एम्पियर और I एम्पियर। तो हमने बोला 4 प्लस I। ठीक है, एम्पियर और लगा दो चाहे। कितना हो गया? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर प्लस I। घटाओ भाई, 7 - 4 कितना होता है? 3 एम्पियर होता है।
कितना होता है 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या आएगा I। तो I कितना एम्पियर है बच्चों 3 एम्पियर की करंट आएगी। बहुत सिंपल और अच्छा सवाल आया था 2015 के अंदर। चलिए हाँ, एक सवाल 14th वाला मैंने जो छोड़ दिया है वो और कर लीजिए। अब देखिए ये क्लियर हो गया ना, एक बार के लिए इसे बना लो। मैं भी एक बार के लिए वीडियो को चेक कर लेता हूं कि ठीक ठाक क्लियरिटी तो आ रही है ना। देखो पढ़ाई को रेगुलर रखो बच्चों। एक हाँ, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर राजस्थान बोर्ड ने एक भेजा है, क्या कहते हैं, प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक भेजा है। हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि वो क्वेश्चन बैंक राजस्थान बोर्ड का है। रीज़न क्या है कि वो मेरे को बोर्ड की वेबसाइट पे मिला नहीं। अगर बोर्ड ने दिया होता तो वो बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए था, ठीक। और उसके मैंने कई क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर्स में थे ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको पता है कि हाँ लिंक क्या है उसका, तो प्लीज़ मेरे को लिंक सेंड करो। अगर वो वेरीफाइड लिंक है तो बिल्कुल मैं वो पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करवाऊंगा। हाँ भाई 14th 2015 का 14th वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। परिपथ चित्र बनाइए। देखिए अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मीटर सेतु की बनावट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। क्या बोल रहा है, विधि लिख करके काम करो। तो आपको मीटर सेतु की बनावट बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट प्रोसेस लिखना है कि कैसे आपने अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, अज्ञात प्रतिरोध को कैलकुलेट किया। चित्र बनाना है, चित्र आधे नंबर का उसने मार्किंग कर रखी है तो हाफ मार्क उसका है। तो डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मीटर सेतु अच्छे से आता होगा। क्या करना है, मीटर से तुम्हें एक वायर बनाओ, ठीक है, और ये वायर ए बी होगा, ऐसे 2 पॉइंट लगा दीजिएगा इसमें। फिर क्या करो, इसमें 2 तांबे की एल आकार की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो ये हमने ये ऐसा बना दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन मिल जा रहे होंगे, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी वहां से। आप क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा लीजिएगा, है ना, ठीक। और यहां पर हम बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, RB रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पर अननोन रेजिस्टेंस होता है S, ठीक। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर आता है और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से या फिर विसर्पी कुंजी से J से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, और फिर इसके बाद में ऐसा। आप चाहें तो धारा नियंत्रक लगाएं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। कुंजी के बैटरी E। फिर ये वाली लंबाई संतुलित लंबाई L होती है अगर धारा मापी में विक्षेप 0 है, और ये वाली क्या हो जाएगी 100 - L हो जाएगी, ठीक है ये बात। तो फिर परिपथ में धारा प्रदर्शित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये धारा ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा। क्लियर हो गया ये। तो ये चीज बनी हुई होनी चाहिए। फिर डायग्राम में थ्योरी आपको लिखनी नहीं है तो आप नीचे लिख दो कि क्या क्या चीज है भाई। RB क्या है, आप लिख दीजिए RB है प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, जिससे हम ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हमें ज्ञात करना है, अननोन रेजिस्टेंस है। G क्या है, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। फिर और क्या आ गया, AB क्या है, मीटर सेतु तार है, मीटर सेतु तार, ठीक। E क्या है, विद्युत वाहक बल या फिर प्राथमिक परिपथ में लगा सेल, इसमें वैसे भी एक ही परिपथ होता है। K क्या है, कुंजी है की। RH क्या है, धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट है। फिर L क्या है, संतुलित लंबाई, अविक्षेप की अवस्था में
संतुलित लंबाई, है ना, बैलेंस लेंथ इन नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप लिख दो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में काम करना चालू करोगे, थ्योरी वाला पार्ट आएगा जो आपको 5 से 6 लाइनों में कंप्लीट करना है। क्या भाई, कि जब गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति, या फिर आप शुरुआत से चालू करो कि सर्वप्रथम विसर्पी कुंजी J को A तथा B पर स्पर्श कराकर देखते हैं कि धारामापी में विक्षेप की दिशा विपरीत आनी चाहिए। यह प्रदर्शित करता है कि परिपथ का संयोजन सही है। अब विसर्पी कुंजी को A तथा B तार के मध्य विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराकर वह बिंदु प्राप्त किया जाता है जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। इस स्थिति में मीटर सेतु तार पर प्राप्त A बिंदु से प्राप्त लंबाई संतुलित लंबाई कहलाती है। ठीक है, एवं विहित स्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होना चाहिए बच्चों, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है, या फिर R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, जैसा भी आप करना चाहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S कर सकते हैं। नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि माना मीटर सेतु तार के 1 सेंटीमीटर, मीटर सेतु तार के 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध स्मॉल r है, या फिर x मान लीजिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना, r, तो फिर A से लेकर J तक या A से लेकर C तक कितनी लंबाई है, L लंबाई है, तो L सेंटीमीटर है। अतः L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, LR हो जाएगा। और 100 माइनस L का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R हो जाएगा। यही तो होगा भाई। ठीक, तो फिर काम करना चालू करो। क्या ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि वो आपकी थ्योरी को पढ़े। तो आप बस व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से ये वाली लाइन को ध्यान में रख लीजिएगा। क्या भाई, कि R1 प्रतिरोध का मान कितना है, जो RB का प्रतिरोध है, R प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध लिख लीजिएगा, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। फिर R2 का मान क्या है, AC का प्रतिरोध या L लंबाई का प्रतिरोध कितना है, वो LR है। फिर R3 क्या है, S अज्ञात प्रतिरोध लिख दीजिएगा। और R4 क्या है, ये CB का प्रतिरोध, CB का प्रतिरोध कितना है, 100 माइनस L इंटू R है। फिर क्या करो, R1 बटा R2 इज इक्वल्स टू R3 बटा R4 कर दीजिएगा। R1 का मान तो R ही लिखो, और R2 का मान कितना, LR इज इक्वल्स टू क्या, R3 का मान S है, और R4 का मान कितना है, 100 माइनस L इंटू R। R से R तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 100 माइनस L इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, फाइनली फॉर्मूला जो S का आता है आप सभी को पता है, 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इंटू R। आता है, नहीं आता है, यही आता है। ठीक, तो ये काम करके आओ, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर तो यही देगी, आधा नंबर ये दे रही है, और ये आपने अच्छा बनाया तो थ्योरी नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में रख लो। ठीक है, तो फिर अच्छे से काम करो भाई, इतना सजाओ कि अगले को लगे कि भैया किताब तो इसकी कॉपी में से छप करके बननी चाहिए, है ना, उसको ऐसा लगे कि किताब वालों को भी ये कॉपी देखनी चाहिए, ताकि उनको अपनी थ्योरी या फिर अपने में जो त्रुटियां की हैं उन्होंने कई जगह, वो पता चल सके। इतना अच्छा काम करो कि वो मंत्रमुग्ध हो जाए, है ना, उसको लगे कि भैया बच्चा तो यही है, इससे पहले तो मैंने कभी कोई बच्चा देखा ही नहीं पढ़ने वाला, पर ढेसरा तो यही है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए बच्चों। हाँ भाई, 2016 का पेपर देखिए, मेरी बातों को मजाक में मत लेना, वाकई में आपके काम करने का पैटर्न इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पर। हाँ, 2016 में वापस से 1 नंबर का 1 सवाल, और सॉरी 1 नंबर के 2 सवाल और 3 नंबर का 1 सवाल, मतलब जैसा हमारा एग्जाम का पैटर्न है इस बार का वैसा है। चलिए, तो 3 नंबर पे एक क्वेश्चन है,
ओके हाँ, ये सवाल आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मापन करना है आपको। देखो सवाल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इस वाले सवाल में पॉइंट जो है वो थोड़ा सा अनक्लियर है। अगर धारा इन एम्पियर अगर आप देखोगे आई का मान, वो पॉइंट जो है बच्चे मिस कर गए थे। क्या है भाई तीसरा क्वेश्चन? तीसरे क्वेश्चन में आपको देखना है कि वी आई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था। तो आर इज इक्वल्स टू आपको सिंपल निकालना था वी डिवाइडेड बाई आई से। वी का मान कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, इसके अंदर मैं 4 वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ। 4 के संगत धारा 0.2 है, तो 4 वोल्ट और उसके संगत धारा 0.2 क्या हो जाएगा? पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 40 नीचे 2, ये हो जाएगा 20 ओम बच्चों। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं, ये आने के चांसेस निहायत ही कम है। धारा घनत्व, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 13वें नंबर का सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए, राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी या करंट डेंसिटी। देखिए क्या होता है, J इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय ए। आई एम्पियर और ए है एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। सवाल खत्म। आगे वाला देखिए, जो 3 नंबर का सवाल पूछा गया है, 25वें नंबर का सवाल आपको दिखाई देगा। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा था? वो संधि वाला नियम था, है ना। कौन सा? समीशन आई बराबर 0। देखो दूसरी बार आ रहा है, 2015 में भी आ गया, 2016 में भी आ गया। ठीक है, तो यहां पर कई बार बोर्ड खेल जाता है बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि ये पिछले साल आया था शायद नहीं आएगा, लेकिन छोटे सवालों में वो इस तरीके के, जैसे 2 नंबर का सवाल है, ये रिपीट कर देता है। ठीक है, 2 नंबर के सवाल ऐसे रिपीट कर देता है ये। हाँ, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय प्रतिरोध जाल के विकर्ण सम्मुख कोनों से जुड़ी हुई है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये देखा जाए तो आपकी किताब का तीसरा एग्जाम्पल है। देखा जाए तो ये आपकी किताब का कौन सा एग्जाम्पल है? तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों। देख लो एक बार के लिए, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहा है और उस बैटरी का प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध, वो नगण्य है। फिर एक घनीय जाल, घनीय जाल का मतलब क्यूबिक कॉम्बिनेशन दे रखा है उसने, है ना। क्यूब बना हुआ है, क्यूब के हर एक पॉइंट नहीं, क्यूब की हर एक एज से क्या जा रहा है बच्चों? एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। घन के विकर्ण सम्मुख कोनों से जुड़े हुए हैं। परिपथ जाल में 2 ओम के प्रतिरोध 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथीय जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए अब डायग्राम बढ़ गया होगा। देखो क्या काम करना है, तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना था। ये घन बना लो, ठीक है। फिर घन की हर एक भुजा पर आपको क्या देखना है बच्चों? प्रतिरोध देखना है। तो ये प्रतिरोध, हर एक भुजा पर प्रतिरोध, और वो कितने ओम का? 2 ओम का। ठीक है, सारे प्रतिरोध कितने ओम के मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 2 ओम के हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। सभी प्रतिरोध 2 ओम के। बताओ भाई, बुक का सवाल था नहीं था? अब समतुल्य प्रतिरोध है तो देखा जाए तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करेंगे तो चांसेस है। ठीक, कोई में छूट गया हो तो देख लीजिएगा, हालांकि छूटा नहीं है। फिर विकर्ण सिरों पर बैटरी लगाओ। ये विकर्ण सिर है, विकर्ण, और एक बैटरी लगा दो। कितने वोल्ट की? आंसर है 10 वोल्ट की। तो हर एक प्रतिरोध को मैं R लिख रहा हूं और सारे प्रतिरोध R ही हैं, तो फिर ये होगा 2 ओम का। बैटरी का E जो है वो कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। अब यहाँ पे समझिए, ये शायद मैंने आपको बता रखा है। ये अगर धारा I जा रही है, समझिए, अगर धारा I जा रही है तो ये धारा I 3 भागों में डिवाइड होगी इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पर I/3 I/3 I/3, या फिर ज़्यादा सुविधा थी तो हमने इसे 3I से कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी I जाएगी, यहाँ पर भी I जाएगी और यहाँ पर भी I जाएगी। ठीक, फिर ये वाली I आगे बढ़ी, इस वाले पॉइंट पे आई, इस वाले पॉइंट पे ये 2 भागों में बटी, 2 बराबर, क्योंकि इधर भी R था इधर भी R था। तो ये कितना हो जाएगा? I/2, धारा भी समान भागों में बट गई। ऐसे ही ये वाली I इधर गई तो इस भी 2 पॉइंट में बटी,
कौन कौन से में, I/2 और I/2 में। ठीक, ऐसे ही ये आई गई, इस वाले पॉइंट पे आई, वापस से दो भागों में बटे, कौन से में, I/2 और I/2। ठीक, चलो आगे आओ, अब इस वाली शाखा में आओ। तो इस वाली शाखा में I/2 यहां से आ रही है, I/2 यहां से आ रही है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I। फिर इस वाली शाखा में आओ, I/2 यहां से, I/2 यहां से, तो यहां पर वापस कितनी हुई, I। इस वाली शाखा में आओ, I/2 यहां से, I/2 यहां से, तो टोटल वापस से कितनी हुई, I। इस तरीके से करंट जा रही है। हाँ, तो हमने करंट को बता दिया। नामकरण कर दो, A B C D, फिर E F G और H। मैं ऐसे ही रैंडम नाम दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है बस। क्या करेंगे भैया, किरचॉफ का नियम लगाओ, KVL। ठीक है, KVL लगाओ, कोई भी एक लूप पकड़ लो ये वाला। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो बोला कि माना तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, अतः क्या होगा भाई, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, परिपथ में जाने वाली कुल धारा 3I, तो फिर टोटल विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट किसके बराबर होना चाहिए, आंसर है 10 बराबर V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू I कितनी है 3I इंटू R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई, इस चीज को ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ठीक है बात, चलिए ये काम एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहाँ पर KVL यूज करता हूँ, KVL कौन से के लिए, A B C D, वापस से A। ठीक है, इन लूप, और लूप कौन सा था, A B C D A में किससे, KVL से, यही तो है। चलिए काम करो, KVL से क्या होगा, KVL से हमें ये पता चलता है, देखिए बच्चों, A से B में जाओ, एक तरफ तो विद्युत वाहक बल लिखना है, एक तरफ प्रतिरोध लिखना, मतलब विभवांतर लिखिएगा। तो यहाँ पर विद्युत ऐसा निकल रहा है ना, बैटरी के प्लस से निकले, तो 10 वोल्ट प्लस का लिखोगे, एक तरफ प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ वाला काम को देखो, तो क्या होगा, ऐसे अगर धारा की दिशा में जाओगे तो विभवांतर जो है, विभवपतन जो है वो प्लस में लिखना, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो विभवपतन माइनस में लिखना। चूंकि हम धारा की ही दिशा में जा रहे हैं तो सारे के सारे विभवपतन समान लिखेंगे, प्लस के लिखेंगे। ठीक है, समान नहीं प्लस के लिखेंगे। देखिए प्रतिरोध है R, जो कि बाद में हम 2 रख लेंगे, तो प्रतिरोध है R, I धारा जा रही है, विभवपतन होगा IR, और वो प्लस का लिखा जाएगा। फिर आगे चलो, धारा है I/2, प्रतिरोध है R, तो BC भाग में कितना विभवपतन होगा, तो हमने लिखा धारा I/2 को गुणा करो किससे, R से, और धारा की दिशा में ही जा रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं, या लूप की दिशा में ही चल रहे हैं। चलिए B से लेकर D में गए तो इसी दिशा के अंदर जा रहे हैं, धारा I है, प्रतिरोध R है, तो ये वापस से IR हो जाएगा। फिर इस वाले भाग में किसी तरीके का कोई प्रतिरोध है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने विद्युत वाहक बल लिख दिया। ठीक, कितना हुआ बच्चों, देखो IR और IR 2IR, 2IR में IR/2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5R/2, 5IR/2, जोड़ के देख लो यही आएगा। और बराबर में क्या बच्चों 10 है, इसे समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में देखो 10 और 10 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। छोटा सवाल था, बहुत ज़्यादा छोटा, ये और ये दोनों बराबर रख दो, क्या 3I इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या, 5IR/2, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 का डिवाइड लगा दो, तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर R था ही, कितना हो जाएगा 5/6, और R का मान कितना है 2, काटो भाई 3 आएगा, 5/3, 5/3 क्या ओम। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। KVL लगेगा, KVL लगेगा, इस कारण ये सवाल आ सकता है
है ना। अगर केवीएल से नहीं सॉल्व हो रहा होता तो फिर हम बोलते कि ये चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधों का संयोजन हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो 25वां सवाल हो गया। इस तरीके से 2016 के भी मेरे हिसाब से सारे सवाल हो चुके हैं। अब 2017 पे देखिए, 2017 पे क्या काम हो रहा है। एक बच्चे मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि सर कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। देखो बच्चों, भगवान भी नहीं बता सकता एक बार के लिए कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, है ना। हाँ, आप मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर के अनुमान जरूर लगा सकते हो कि हाँ शायद इससे पढ़ जाए, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आए वही चैप्टर आपको टीचर्स बोल देंगे कि उनके तैयार कर लीजिएगा। सीन ये है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्टिक्स से सवाल आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्टिक्स से सवाल आते ही नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 2 न्यूमेरिकल तो इसी से ही आ जाते हैं, मतलब धारावैद्युतिकी से आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धारावैद्युतिकी से एक न्यूमेरिकल भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसे भी बोर्ड पेपर हैं जहां 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं धारावैद्युतिकी से, कोई थ्योरी का सवाल ही नहीं था इनसे, है ना। मीटर से तो विभव मापी कुछ पूछा ही नहीं, 2 न्यूमेरिकल बैक टू बैक लगा दिए, भाई साहब लोग करो। ठीक, तो कोई ये नहीं बता सकता, तो आपकी कम से कम जो कॉमन न्यूमेरिकल्स है ना उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो प्लीज ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि सर कौन से चैप्टर से आएगा, और मेहनत करो बच्चों। कीवर्ड सिर्फ मेहनत है, पढ़ाई रेगुलर करो, तैयारी लगातार करते चलो, वही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। और अब हमारे पास में टाइम नहीं है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017, यहां पर भी 3 क्वेश्चन हैं, 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल। सबसे पहले 1 नंबर का सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पहला सवाल, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। अच्छा सवाल है, अपवाह वेग है। चलिए, अपवाह वेग अगर आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या भाई, Vd इज इक्वल्स टू ई टो डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल E, और सदिश रूप में लिख दीजिए। सदिश रूप में लिखोगे तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, क्यों, यहां पे माइनस लगाते हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है, चाल जो है वह विद्युत क्षेत्र के क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। अफवाह चाल जो है वो विपरीत दिशा में होगी, किसके, विद्युत, आरोपित विद्युत क्षेत्र के, इसलिए माइनस लगाते हैं। चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है अफवाह चाल का, तो हम अफवाह वेग पूछा है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे बच्चों कि किसी भी चालक में विभवांतर आरोपित करने पर, या किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर, या फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर लीजिएगा। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वह बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति एवं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग ही क्या कहलाता है बच्चों, अपवाह वेग कहलाता है। वापस से समझ लीजिएगा बच्चों, क्या बोल रहा है वो, इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक गति एवं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में औसत गति ही क्या कहलाती है बच्चों, अपवाह वेग कहलाती है। फिर 15वां और 16वां, ओम का नियम क्या है, कोर्स से हटा दिया गया है। इस नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए, चूंकि ओम का नियम ही नहीं है तो फिर सीमाएं आना थोड़े चांसेस कम हो गए हैं, तो भी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर सीमाएं तो बता दो। मेरे को भी कई वीडियो के अंदर बोला है कि सर सीमाएं बताओ, मैंने बताया बच्चों, अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो सीमाएं हैं उनमें। क्या है, ओम का नियम लागू कर, किसी चालक पर ओम का नियम लागू करते हुए उसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखना पड़ता है, मतलब लंबाई नियत रहनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत रहना चाहिए, तापमान नियत रहना चाहिए, ये सारी चीजें, भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। पहले कंडीशन अप्लाई हुई। दूसरी, ओम का नियम मात्र चालकों पर ही लागू होता है, अर्धचालकों पर नहीं लागू होता। या फिर आप कह सकते हैं ओम का नियम मात्र उन्हीं युक्तियों हेतु सत्य है जिनके लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ रेखिक प्राप्त होता है। ये 2 सीमाएं आप लिख सकते हैं। हाँ भाई, 16वां सवाल जो आया है ये एक न्यूमेरिकल मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा। क्या है भाई, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। चलो भाई देखो, 12 वोल्ट की एक बैटरी है ना, ये इसका विद्युत वाहक बल, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r लिखूं, वो कितना है बच्चों, 2 ओम है। ठीक बात है,
कहाँ गया, हाँ, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, ये लो भी प्रतिरोधक से संयोजित कर दो, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, यदि इसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, धारा I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करो, आपको ये R ज्ञात करना है। ठीक है, यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टता बच्चों V होती है, V = E - IR। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। पहले तो एक ही लूप है, काम करो भाई, 12 वोल्ट = क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं धारा को I मान लीजिए, इसमें से जा रही है, धारा की दिशा में ही लूप को चला रहे हैं, तो ये होगा IR प्लस 2 × I, 2 ओम का प्रतिरोध है, I धारा, या फिर I × r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही कॉन्सेप्ट भी है। I को कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, ये 12 इधर, I कितना है 0.5 है बच्चों, 0.5 को 1/2 लिख दूँ क्या, ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्या लिखें 1/2, कैपिटल R ऐसा का ऐसा, स्मॉल r हमें दिया हुआ है 2, ये कितना हो गया 24 हो गया क्या, 12 तो ना 24 ही होता है, कैपिटल R + 2, तो R का मान कितना आया बच्चों, कितना रे देवताओं, 22 ओम। ठीक है, चलिए 22 ओम ये रहा, धारा जा रही है I, तो इसके सिरों पर विभवपतन ही क्या होगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टता होगी, या तो V - IR निकाल लो, या फिर I × कैपिटल R कर लो, बात एक ही है, I × कैपिटल R ही क्या होता है, V - IR होता है, दोनों में से एक। चलो आपको ऐसा ही याद होगा, तो मैं लिख देता हूँ V = E - IR, मैं V - IR बोल रहा था क्या, ठीक है, तो E का मान कितना 12, आप ऐसा कर लीजिए, आपको ये पता होगा, I का मान कितना 0.5 मतलब 1/2 गुणा क्या, स्मॉल r का मान कितना है बच्चों 2। ठीक, ये तो कट गया, 1 आया, 12 में से 1 गया, तो कितना आएगा बच्चों 11 वोल्ट। आप इससे भी कर लीजिए, I × कैपिटल R कर लो, I का मान 0.5 है, कैपिटल R का मान 22 है, गुणा करोगे तो 11 वोल्ट ही आएगा, कैसे भी कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये पता चल गया ये कैसे काम होगा, सिंपल था। ओके, तो इस तरीके से ये बोर्ड पेपर कौन सा हो गया, 2017 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये 2017 के क्वेश्चन थे, हटा दो इसे। अब 2017 के सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। बच्चों आप ये भी गौर करेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो ज़्यादा टफ होती है मेन एग्जाम से, गौर कीजिएगा। ये मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सप्लीमेंट्री का पेपर जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ आता है। हाँ भाई 2017 इसमें भी 3 सवाल ही आए हैं, 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर के 2 सवाल। देखिए क्या बोल रहा है वो, घरेलू या फिर प्रयोगशाला में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक के 2 प्रकार लिखिए। देखिए देखो 2 प्रकार के प्रतिरोध थे, कौन कौन से, तो हम बोलते हैं मैग्नीन कॉन्स्टेंटन या फिर नाइक्रोम से बने हुए, मिश्र धातुओं से बने हुए तार प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा कौन सा, कार्बन प्रतिरोध। 2 प्रतिरोधों का ही उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन से बने हुए प्रतिरोध, ठीक है, या फिर कार्बन प्रतिरोध। 2 प्रतिरोधकों को हमने उपयोग किया है। फिर इसके बाद में देखिए हो इस बार दोनों ही न्यूमेरिकल हैं भाई, 15वां और 16वां सवाल आया है और ये दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, खुशी की बात है। चलिए क्या बोल रहा है, एक मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 3.7 ओम हो तो संतुलन बिंदु A से 63 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, R का मान ज्ञात कीजिए। मीटर सेतु के प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों उपयोग में ली जाती है। 2 सवाल उसने दे दिए। सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, R का मान। थोड़ा सा अब इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर, मतलब L की वैल्यू जो है वो तो 63 है, ये फिक्स हो गया, सॉरी सेंटीमीटर। तो फिर 100 माइनस L क्या होगा बच्चों, तो 100 में से 63 को घटाओ,
कितना आएगा, यहाँ पे 7 आया, 9 में से 37 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द रजिस्टर एस इज 3.7 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अगर मैं मीटर सेतु का ही प्रैक्टिकल समझूं तो एस क्या था बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध था। ठीक है, और आर क्या था, ज्ञात प्रतिरोध, नोन रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा हुआ। ठीक, तो मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर हो तो संतुलन बिंदु A से इतना होता है, R का मान ज्ञात कीजिए। R का मान ज्ञात करो, कैसे करेंगे भाई, तो S इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R होता है, यही होता है भाई। ठीक, और S की वैल्यू कितनी, 3.7 है, तो 100 माइनस L कितना है, 37, L की वैल्यू कितनी है, 63, S की वैल्यू कितनी है, 3.7। ठीक, इनटू क्या बच्चों, R। चलिए, इससे अगर मैं इसको काटूं तो शायद 10 आएगा, सिंपल सा था। तो 10 डिवाइडेड बाय 63 इंटू R इज इक्वल टू 1 हो गया, जीरो मत कर देना, करो भाई। 63 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्या, R, तो R इज इक्वल टू 6.3 ओम। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया कैपिटल आर का मान। अब आगे चलिए, क्या बोल रहा है कि मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको पता है एल आकार की पत्तियां किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप अगर प्रतिरोधक सारणी देखोगे ना, प्रतिरोधकता सारणी, उसमें आपको पता चलेगा तांबे का प्रतिरोध और चांदी के प्रतिरोध में बहुत कम अंतर है। चांदी का जो प्रतिरोधकता है वो लगभग बता रहा हूं 1.60 है, 1.60 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर, और तांबे का जो है 1.62 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर के आसपास है। तो मतलब दोनों के प्रतिरोधकों में बहुत कम अंतर है। इसका मतलब यह है कि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तांबे का प्रतिरोध कम होने के कारण जो क्या कहते हैं, मूल प्रतिरोध में इसको ऐड करें, ऐड करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। मेरी बात को समझिएगा। ये प्रतिरोध बॉक्स था, है ना, आरबी। ये वाली पत्ती किसकी है, तांबे की है ये। ठीक, होना तो ये चाहिए था कि ये पूरा प्रतिरोध लिया जाना चाहिए था R1 में, आरबी प्लस तांबे की पत्ती का प्रतिरोध लिया जाना चाहिए था, लेकिन लेते किसका है, इसी का ही प्रतिरोध लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस तांबे की पत्ती का प्रतिरोध इस ज्ञात प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है बच्चों, नगण्य होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, इसलिए यह वास्तविकता के अंदर क्या कहते हैं, परिमाण में अत्यधिक परिवर्तन नहीं कर पाता है। जो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलता है ना अज्ञात प्रतिरोध का, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध न्यूनतम होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। यह अंतिम अज्ञात प्रतिरोध के मापन में अत्यल्प त्रुटि ही प्रदान करता है, जिसे नगण्य माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। आप देखेंगे तो सीमाओं में लिखा हुआ है कि मीटर सेतु के प्रयोग करते समय तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध लिया नहीं जाता है। वो सीमाओं में है कि है बहुत कम है, लिया जाना चाहिए लेकिन लेते नहीं है, क्योंकि वो इतना कम होता है कि उसे हम क्या मान के चलते हैं, नगण्य मान करके चलते हैं। हाँ, 16वां सवाल देखिए, क्या बोल रहा है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए विभवमापी के प्रयोग में, ये लो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, विभवमापी का प्रयोग। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखिए जैसे ही विभवमापी आता है मेरे दिमाग में एक डायग्राम बन जाना चाहिए, ये वाला, ये प्राथमिक परिपथ, ये सेल, ये आरबी प्रतिरोध बॉक्स कुंजी के ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरे लिए संतुष्टिप्रद रहता है, या फिर आपके लिए संतुष्टिप्रद रहेगा कि आपको पता है कि काम क्या होने वाला है।
इस केस के अंदर ये ईपी ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके रफ में काम करने लायक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात कर रहे हैं। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, वो क्या होता है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 होता है बच्चों, इनटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या, ये प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध। L1 कब, जब ये कुंजी ऑफ है, L2 कब, ये जब ये कुंजी ऑन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्या बोल रहा है, सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिए। वो बोल रहा है कि विभवमापी के प्रयोग में जब सेल से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है, देखो धारा प्रवाहित कर रहा है, इस सेल से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर रहा है, इसका मतलब वो L2 की ही बात करेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो सेल तार की 3.5 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो ये सेल तार की कितनी लंबाई पर, 3.5 सेंटीमीटर की, मतलब L2 का मान कितना, 3.5। तो ये बात ध्यान में रखिए, जब R का मान कितना यूज किया उसने, R का मान यूज कर रहा है वो 2 ओम, तो L2 का मान कितना यूज कर रहा है, L2 का मान वो यूज कर रहा है 3.5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब सेल से 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है, ये लो दूसरे कंडीशन, 2 कंडीशन दे दी। जब सेल से 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है तो संतुलन बिंदु 4.2 मीटर पर प्राप्त होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लो भैया, L1 का मान तो दिया हुआ ही नहीं है, 2 केस बनेंगे। चलिए समझते हैं, ये तो क्लियर हुआ। देखो अब काम क्या करना है, 2 केस है इसके अंदर। पहला केस, जब R का मान 2 ओम था, L2 का मान कितना है बच्चों, 3.5 मीटर है, तो उस केस में स्मॉल r, मैं केस 1 लिख रहा हूं, केस 1 में स्मॉल r बराबर क्या होगा, सेल तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक, तो स्मॉल r बराबर क्या, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू क्या बच्चों, कैपिटल R। अगर मैं इसे और सही लिखूं तो L1 में L2 का भाग लगाओ और L2 में L2 का भाग लगाओ, ऐसा कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये कुछ ऐसा होगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1। अरे L2 में L2 का भाग लगाओगे, ये क्या आएगा, इनटू क्या बच्चों, R। चलिए अब मान रखो, तो R बराबर क्या होगा, L1 तो पता है नहीं भाई, L2 कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है, माइनस का 1 और कैपिटल R का मान कितना बच्चों, 2। ये समीकरण नंबर 1 होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, केस सेकंड समझिए। केस सेकंड में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सेल से 4 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कराओ, मतलब R का मान कितना, 4 ओम, तो संतुलित लंबाई L2 का मान कितना, 4.2 मीटर। दूसरे केस में अगर मैं R इक्वल टू यही फॉर्मूला यूज करता हूं, अरे यही फॉर्मूला है ना। चलिए, L1 का मान पता है नहीं, L2 का मान क्या है वो देखिए कितना, 4.2 माइनस का 1 और R का मान कितना भाई, 4। यही है, गौर कीजिए, सेल को चेंज नहीं किया गया है दोनों ही केस में, सेल को चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, दोनों में स्मॉल r का मान तो समान होगा। तो समीकरण 1 में जितना स्मॉल r है उतना ही समीकरण 2 में स्मॉल r है। ठीक, क्वेश्चन वहां से हट गया होगा, देखो तो दोनों को बराबर रख दो। तो यहां पर क्या होगा, L1 डिवाइडेड बाय 3.5 माइनस 1 इंटू 2 बराबर होना चाहिए L1 डिवाइडेड बाय 4.2 माइनस 1 इंटू 4, समीकरण 1 और 2 से, है ना। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। 2 आएगा। चलिए काम करो, L1 बटा 3.5 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करो, 2L1 डिवाइडेड बाय 4.2 माइनस का 2 हो गया। चलो ये माइनस का 2 इस तरफ लेकर के आओ, प्लस का 2, तो ये 2 माइनस 1, इसको उठा करके दूसरी तरफ लेकर के आओ, 2L1 और ये 2L1 करोगे। चलो काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 2.1 आएगा, क्या कट रहा है ना, माइनस इसको उठा करके दूसरी तरफ पटको, L1 और यहाँ पर 3.5। ठीक, अब तो LCM आना चाहिए, कई बच्चों को वो नहीं आता है तो दिक्कत है उनके लिए। चलो एक बराबर क्या आएगा, करो, दोनों ही साथ के पहाड़े में आते नहीं आते। 70 ले लो, 70 तो काहे को लो, 70 काहे को लो, ये ऐसे ही कर लो, 2.1 गुणा 3.5 कर लो, 3.5 L1 माइनस 2.1 L1 कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व करो, ये कितना आया, ये 4 और ये 1।
ठीक, और ये 2.1 गुणा 3.5 L1 डन हुआ क्या? ये 1 के बराबर आ रहा है। चलिए तो L1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.1, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, 2.1 इंटू 3.5 डिवाइड बाई क्या 1.4, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, 7 का पहाड़ा देखो, 7 दूनी 14, 7 21, यही हुआ। चलिए गौर कीजिए, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10.5 बटा 2, L1 का मान कितना 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर। आगे सोल्व करना चाहते हो कर लो भाई, मैं नहीं करने वाला। ठीक, हमें L1 नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए। कोई भी एक समीकरण में रख लीजिए, है ना। तो समीकरण 1 में मान रखने पर स्मॉल r बराबर क्या होगा बच्चों, L1 का मान देखो, L1 का मान कितना 10.5 बटा 2, यही है, बटा 3.5, तो यहाँ पर 3.5 माइनस का 1 गुणा होगा किससे, 2 से। ठीक, खतरनाक सवाल दिया है भाई, वाकई में खतरनाक। ये 3 आएगा क्या, और ये 3 बटा 2 में से 1 गया तो फिर 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 को किससे गुणा करो, 2 से, आएगा कितना 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना 1 ओम। वाकई में खतरनाक सवाल है, चांसेस कम है कि बच्चे आसानी से कर पाए हों। हाँ भाई, अगर बच्चों के पास में समय हुआ होगा ना तो ये सवाल सॉल्व किया होगा, नहीं तो बच्चे इतना सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि L1 का मान दिया होता है, L2 का मान दिया होता है, R का मान दिया होता है, स्मॉल r निकालना होता है। सामान्य सवाल अगर आप मेन बोर्ड पेपर की बात करोगे ना, ऐसा ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सप्लीमेंट्री का पेपर टफ आता है बच्चों, तो ऐसी हरकत ही मत करना। वैसे तो इस बार तो नौबत ही नहीं आएगी सप्लीमेंट्री की, चलो छोड़ो, इतना टफ सवाल नहीं आएगा। हाँ भाई चलो अब आगे की बात करते हैं बच्चों। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए 2018 का सवाल देखिए। 2018 के अंदर 2 नंबर का एक, सॉरी मतलब 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल आए हैं बच्चों। बिठा दूं इसे, तो ये सवाल थोड़ा टिपिकल है ना। लेकिन विभव मापी का जब भी क्वेश्चन आए बच्चों, मैं आपको एक ही राय दूंगा, प्लीज एक बार के लिए डायग्राम बना लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है ना। हाँ भाई, तो 1 नंबर का जो सवाल आया वो देखिए, बोल रहा है अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। तो अतिचालकता क्या है बच्चों, ये सवाल अच्छा सवाल है। हम बोलते हैं कि चालकों का ही एक विशिष्ट गुण है ना, चालक एक विशिष्ट अवस्था में अतिचालक बन जाते हैं। क्या भाई, तो हम बोलते हैं कुछ चालक एवं मिश्र धातुओं जिनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है एवं ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध घटता है। जब चालकों का ताप इतना कम कर दिया जाए, या फिर जब चालकों का ताप 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप के निकट किया जाता है, तो इनका प्रतिरोध 0 हो जाता है एवं इनकी प्रतिरोधकता भी क्या, लगभग 0 हो जाती है। इस अवस्था में इनकी चालकता अधिकतम एवं अनंत के तुल्य हो जाती है। यही अतिचालकता की अवस्था है। इस अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। यही मेसनर प्रभाव भी है। मेसनर प्रभाव आ सकता है बच्चों, अच्छा सवाल है मेसनर प्रभाव। ठीक है, क्या अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही मेसनर प्रभाव है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अतिचालकता पता चल गया। सुपर कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, आगे देखिए। हाँ, आगे वाला सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये हटा दिया गया है ना, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को हटा दिया गया है। तो 15वां सवाल जो आप देख रहे हैं वो नहीं आएगा। फिर किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिपद प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वें नंबर का सवाल, इसको इंपॉर्टेंट डाल ही लो। व्हीटस्टोन सेतु आएगा और उसका प्रतिपद किससे, किरचॉफ के नियम से सत्य करवाएगा बच्चों। तो व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो किरचॉफ लॉ केवीएल से जो आपने सॉल्व किया ना, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4, या फिर P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, वो केवीएल से जो सॉल्व किया हुआ
डेरिवेशन है वो अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैं वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं, जो इस बार सिलेबस के हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, 5वें और 6ठे चैप्टर के आपके सारे वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर इसमें कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो देखना है, तो अब डिस्क्रिप्शन देखना चालू कर दो। डिस्क्रिप्शन में जितने वीडियो हैं वो सारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो खत्म हो गया है ना, ये खत्म हो गया। चलिए, अब इसके बाद में 2018 का सप्लीमेंट्री का पार्ट देखिए बच्चों। 2018 की सप्लीमेंट्री में क्या आया है? हाँ भाई, तो अब ये देखिए, 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल आए हैं इसके अंदर भी। 1 नंबर का सवाल देखें, ये सवाल देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ताप पर, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता को हटा दिया गया है, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता को नहीं हटाया गया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वहां से एक केस या एक क्वेश्चन उठ सकता है, चांसेस कम है, लेकिन अगर उसने सवाल दे दिया तो वो ये बोल सकता है कि इसको हमने हटाया नहीं था। मतलब बोर्ड ये कह सकता है कि इसको हमने नहीं हटाया था, सिर्फ ताप पे निर्भरता को ही हटाया है। चलिए, क्या बोल रहा है? किसी चालक के लिए भौतिक राशियों P व Q के मान क्रमशः जो दिए हुए हैं, P लिख लीजिए, एक ही चालक है ना, 4 ओम, और Q 24 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर है। डन हो गया। चालक की लंबाई 1/4 करने पर P व Q के नवीन मान ज्ञात कीजिए। P क्या है तो ये समझिए मात्रक से कि ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोधकता है। मात्रक से समझना है आपको, ठीक। वो क्या बोल रहा है, लंबाई को 1/4 कर दो। लंबाई को अगर आपने 1/4 कर दिया तो प्रतिरोध भी प्रारंभ का 1/4 हो जाएगा। तो नवीन प्रतिरोध P डैश बराबर हो जाएगा 1 ओम। 4 का 1/4 तो 1 ओम ही होता है, जबकि लंबाई को 1/4 करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ये लिख करके आएंगे ओम मीटर। बताओ भाई, ताप का तो कहीं सिनेरियो ही नहीं था, लंबाई के लिए बोला है। सवाल भी सही है, हो गया काम, और आपका नंबर भी आ गए। 2 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का सवाल था, सिंपल सवाल। आगे देखिए 15वां, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र ज्ञात कीजिए। अल्प प्रतिरोध वाला बोर्ड ने डेरिवेशन हटा दिया है, ठीक है, तो ये तो हट गया। विभवमापी का सिद्धांत क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। विभवमापी की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं किसी सेल का, या फिर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं, यही होता है, ठीक। तो हमने क्या करना है, ये लाइन ध्यान में रख लीजिए, सिद्धांत में ये लाइन ध्यान रख लीजिएगा कि विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा अज्ञात विभवांतर ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभवमापी तार पर एक समान रूप से वितरित विभव पतन से की जाती है। अविक्षेप की अवस्था में, अविक्षेप मतलब गैल्वेनोमीटर में जब विक्षेप 0 होता है, अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विद्युत वाहक बल
अथवा विभवांतर का मान, अथवा विभवांतर का मान विभवमापी तार पर वितरित ज्ञात विभव पतन के तुल्य होता है। ठीक है, और फिर मैंने जो आपको करवा रखा है, अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। फिर आप लिख सकते हैं E बराबर क्या, एक्सएल लिख दीजिएगा, है ना, कि C बिंदु पर अगर अविक्षेप की अवस्था प्राप्त होती है तथा उसकी लंबाई L है तो फिर अज्ञात विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, एक्सएल होगा। ऐसा करके आप काम कर सकते हैं। 15वां सवाल हो गया बच्चों, ये अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना है ही नहीं। फिर 16वां देखिए, किसी चालक के लिए ओम के नियम के सूक्ष्म रूप की व्युत्पत्ति कीजिए, जो कि 2014 के भी सवाल था और ये मैं करवा चुका हूँ, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, है ना। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा ना, विभव मापी का जो सिद्धांत है उसमें आप थोड़ी बहुत दिक्कत कर जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अब आगे देखिए 2019, इसके अंदर भी वही 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल आए हैं। सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल नहीं आएगा, जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है वो कार्बन प्रतिरोध का है। कार्बन प्रतिरोध वाला सवाल नहीं आएगा, 2 नंबर वाला सवाल नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा, 1 नंबर का सवाल था ये। हाँ, 15वां सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल आएगा 15वां। क्या बात है, 16वां नहीं दिया इस बार। ओके, और एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, अज्ञात प्रतिरोध R की गणना कीजिए बच्चों, और निहायत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक, डायग्राम मैं वापस से रीड्रॉ कर रहा हूं, ये सवाल बहुत अच्छा है। आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, है ना, और प्रैक्टिकल्स भी करवा रहे होंगे। प्रैक्टिकल भाई अच्छे से दे करके आना देवताओं। क्या बोल रहा है ये, हाँ, ये अज्ञात प्रतिरोध R ज्ञात करना। अविक्षेप की अवस्था है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अविक्षेप की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन केस देखेंगे तो हम बोलते हैं ये डिवाइडेड बाय ये बराबर होगा ये डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूं R1 और इस पूरे को बोलेंगे R2। इस पूरे को क्या बोलेंगे, R2। ये है R3 और ये है R4। ठीक है, चलिए काम करते हैं। काम करते हैं। क्या होगा बच्चों, पहले तो R2 की कैलकुलेशन देखो। R2 क्या है, समांतर क्रम में ये दोनों, तो गुणा करो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो मतलब 6 गुणा R हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस R हो जाएगा, ये R2 है। ठीक, अब वही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में यही होगा। R1 का मान देखो 20 लिखा हुआ है, R2 का मान देखो 6R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R, ये 6 प्लस R ऊपर ले जाओ आप, इज इक्वल टू R3। R3 का मान 10 है और R4 का मान 1 है, ये तो 0 से 0 गया, तो और 2 से इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा। तो ऊपर कितना रहा, 6 प्लस R डिवाइडेड बाय 3R इज इक्वल टू 1 रहेगा क्या। इसका मतलब 6 प्लस R इज इक्वल टू 3R, इस तरफ लेकर के जाओ। 6 इज इक्वल टू 3R माइनस R, दैट इज 2R। तो R का मान कितना हुआ बच्चों,
3 ओम आएगा क्या? आया? अरे 2 का डिवाइड ही तो लगाना है 6 के अंदर, है ना, सिंपल से कैलकुलेट। ये शायद आपकी बुक का सवाल भी है, ठीक है। तो अच्छे से सवाल को सॉल्व करो, एक अच्छा सवाल है, आने लायक सवाल भी है, ठीक है। आगे देखिए 21वां सवाल, ये भी 2 नंबर का सवाल है। क्या बोल रहा है इसमें? अथवा और दे रखा है। एक तो मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए। परिपथ चित्र ये लो भाई, मीटर सेतु शायद दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये तो तीसरी बार मीटर सेतु कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। तो मीटर सेतु नहीं छोड़ना है बच्चों, मीटर सेतु नहीं छोड़ना है, अच्छे से दिमाग में याद रख लीजिएगा। मीटर सेतु आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर देखिए विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। देखिए मैं यहां पर ही काम कर रहा हूं, सवाल तो आपको दिखाई दे गया होगा। क्या बोल रहा है? विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल बोल रहा है, हाँ, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। देखिए क्या बोल रहा है वो, तो हमने पहले सर्किट डायग्राम बनाना है बहुत अच्छा सा, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट सर्किट डायग्राम बनाएं आप, है ना। ये ऐसा, फिर ये ए, ये बी, डन, ये ईपी, ये K1 या फिर हाँ K1 ही लिखेंगे और इसे लिखेंगे RH। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में हम एक सेल लगाएंगे यहां पर और फिर एक प्रतिरोध बॉक्स हो जाएगा और फिर इसके एक मिनट रुकिए, फिर ऐसा होगा बच्चों। चूंकि मैंने इसको बंद दर्शा रखा है तो फिर ये धारा भी दर्शाऊंगा मैं, यहां पर भी धारा दर्शानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो धारा मत भूल जाइएगा, आपको इस सेल ई का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है जो कि हमने माना स्मॉल r है। डेरिवेशन में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ये K2 कुंजी है, तो हमने बोला कि K2 कुंजी जो है वो ऑफ है। K2 कुंजी ऑफ है। अगर K2 कुंजी ऑफ है तो फिर परिपथ में यही कनेक्टेड है ना। और उस स्थिति में संतुलन लंबाई कितनी है? L1 है। कितनी है? L1 है। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू XL1, ठीक है। फिर K2 कुंजी क्या है? ऑन है। K2 कुंजी क्या है? ऑन है। संतुलित लंबाई कितनी है उस केस में? संतुलित लंबाई है L2। लेकिन चूंकि K2 कुंजी ऑन है तो अब परिपथ में धारा जारी है। इस वाले में धारा जारी, तो इसके सिरों पर जो विभवपतन होगा बच्चों वो वास्तविकता में टर्मिनल वोल्टा होगा। तो इस बार टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलित लंबाई मिलेगी जो कि है V इज इक्वल टू XL2। V का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब मैं V का फॉर्मूला समझता हूं। क्या भाई? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। हमें स्मॉल r निकालना है जो कि आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। इसको उठा करके इधर पटको और V को उठा करके इधर, तो ये हो जाएगा E माइनस V इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E माइनस V डिवाइडेड बाय I। I इज इक्वल्स टू क्या होता है वो समझिए। तो हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, आप सभी को पता है। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? V डिवाइडेड बाय R। R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E माइनस V और I की जगह क्या? V डिवाइडेड बाय R। R ऊपर चला गया। मान रखो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर E का मान कितना? XL1, V का मान कितना? XL2 और फिर इसका XL2 मल्टीप्लाइड विद R। X को क्या लिया? कॉमन, और X से X क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा फाइनली? L1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R। अब यहां पर आपको काम करने के बाद में क्या करना है? बोर्ड में आप लिखेंगे यहाँ स्मॉल r। अलग से बताओ, आपने चाहे थ्योरी में लिखा होगा लेकिन उसे अलग से बता दो कि यहाँ फॉर्मूले में क्या क्या है। यहाँ स्मॉल r सेल E का आंतरिक प्रतिरोध है। L1 जब K2 कुंजी ऑफ थी उस अवस्था में विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई है।
L2 जब K2 कुंजी ऑन थी उस अवस्था के अंदर विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई है। कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध है। प्रतिरोध बॉक्स में लगे प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर विभिन्न स्मॉल r के मान को प्राप्त किया जा सकता है। कैपिटल R के मान को चेंज करो, आपको स्मॉल r बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, है ना। और ये वीडियो में दिया हुआ है, प्लीज वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चों इस चैप्टर को समझाने में। हाँ, 2020 फाइनली वापस से 1 नंबर का 1 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल। हाँ भाई, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु प्राय मध्य भाग में ही क्यों प्राप्त करते हैं? क्यों प्राप्त करते हैं बच्चों? क्योंकि मध्य भाग में मीटर सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक होती है एवं प्राप्त अज्ञात प्रतिरोध का मान में त्रुटि न्यूनतम होती है या नगण्य होती है। ठीक है, क्या? क्योंकि मीटर सेतु मीटर सेतु का जो क्या कहता है सुग्राह्यता है वो मध्य में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान, 1 ही नंबर का सवाल है तो इतना ही लिखना है। और ये एक अच्छा सवाल था, बच्चों ने शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस केस में। आगे देखिए, हाँ भाई 15वां सवाल क्या बोल रहा है वो? 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 2 प्रतिरोधों का मान 10 तथा 12 ओम है, तो तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। निहायत ही सिंपल सवाल है बच्चों। देखिए 15वां सवाल जैसा आप देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है वो? 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3 मान लेते हैं। R1 का मान 10 ओम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, R2 का मान 12 ओम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और R3 क्वेश्चन मार्क है, उसे भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। कितनी बैटरी लगा रखी है भाई साहब ने? 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। परिपथ में कितनी धारा जा रही है? आंसर है 7.5। ये परिणामी धारा, ये बात ध्यान रखें। तो अगर मैं डायग्राम ऐसा कहीं बना दूं, समांतर क्रम संयोजन ही है, कर सकता हूं। करने के बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। R1, R2, R3, ठीक है। इसमें धारा I1, इधर धारा I2, इधर धारा I3। ये कितना? V बराबर 30 वोल्ट है। मैं क्या कर सकता था? मैं देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि सभी पर विभव पतन 30-30 वोल्ट होगा। इधर भी 30 वोल्ट होगा, इधर भी 30 वोल्ट होगा, इधर भी 30 वोल्ट होगा। इससे मेरे को क्या फायदा होगा? इससे मेरे को I1 और I2 का मान पता चल जाएगा। कैपिटल I का मान मेरे को पता है 7.5, तो कैपिटल I में से अगर मैं I1 और I2 घटाऊं तो I3 मिल जाएगा। I3 का मान मेरे को पता चल गया, फिर V का मान मेरे को पता है 30 वोल्ट बटाओ भी R3 निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर ये भी नहीं पता तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, V इज टू क्या होता है? IR होता है। इसे तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक। यहां पर हम क्या यूज करते हैं? यहां पर एक सिंपल सी चीज हमने जो समझी बच्चों, हमें R इक्वलेंट चाहिए और V का मान हमें पता है 30, ठीक। तो हमने बोला 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा वो समझिए। तो R इक्वलेंट भी हमें पता होना चाहिए। तो R इक्वलेंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 1/R इक्वलेंट का मान है, ठीक है। चलिए काम करो। फिर ये मान यहां पर रख देंगे और V का मान आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं I डिवाइडेड बाय V लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/R इक्वलेंट हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए, है ना। इस R इक्वलेंट को इधर ले आओ, इसको उस तरफ ले आओ। तो 1/R इक्वलेंट की जगह क्या लिखेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू I का मान कितना? 7.5 में भाग लगाओ किसका? 30 का बच्चों। पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। 1/R1 जो कि है 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/R3 जो कि क्वेश्चन मार्क है जिसे हमने R माना,
ये कितना हो जाएगा 75। देखो 25 से कट सकता है शायद, 25 75 है ना, और 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, फिर इससे काटो तो 1/4 आएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सही हुआ हमारे लिए। इसको सॉल्व करो, 120 आया, फिर ये 12 + 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू क्या 1/4, सॉरी प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 1/4। ये कितना हुआ 22/120 + 1/r इज इक्वल्स टू 1/4। तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 माइनस, इसको काट लो चाहे आप, 11 इधर आएगा 60, 11/60 कर दो क्या, 60 को एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा भाई 12 बार जाएगा, -11, 1/60 आएगा। अरे ये क्या, करके देखते हैं भाई, 4 नहीं 12 बार कैसे जाएगा, 12 को 48 होता है, 15 बार जाएगा। हाँ भाई, तो 15 में से 11 गए तो ये आएगा 4, 4/60, 4/60 का मतलब कितना हुआ, वापस से देखो कितना 15। चलो ये हुआ 1/r, तो r बराबर कितना हुआ 15। और तरीका क्या था बच्चों, i1 और i2 को निकालो, उसको i में से घटा दो तो i3 आएगा, i3 को r3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके बराबर होना चाहिए 30 के बराबर होना चाहिए, इससे भी r3 कैलकुलेट हो जाता। चलिए तो इस तरीके से ये हुआ सवाल। अब आगे देखिए 16वां सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, समीशन v = 0। किसी बंद लूप में या बंद परिपथ में वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। फिर विभवमापी की सहायता से दो सलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का क्या करो, परिपथ चित्र बनाइए। अरे सिर्फ परिपथ चित्र बनाना था, है ना, सिर्फ इतना ही। देखो क्या होगा, ये वैसे ये सवाल आने के चांसेस कम है, प्रतिरोध ज्ञात करना था ना। चलिए परिपथ चित्र में क्या करोगे, वही सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक बन गया। फिर इसके बाद में क्या करोगे, 2 सेल लगा दो, 1 2 और यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, एक धारा गैल्वेनोमीटर धारा मापी, ऐसा पहले परिपथ के अंदर धारा दर्शा दीजिएगा अच्छे से। E, EP, E1, E2, K, RH। 1 2 3 क्या है, द्विमार्गी कुंजी, लिख दीजिएगा परिपथ में सारा, बस धारा दर्शाइएगा। ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, नंबर देगा ही देगा, 1 नंबर का काम था। चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से 2020 तक के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा सवाल किस तरीके से आए हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल आज अपन ने किए भी हैं, ये आपकी प्रैक्टिस को बना देंगे, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।